एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गोंसे को। तो एक हॉस्पिटल में उसे होश आता है और डॉक्टर उसे बताता है कि 2 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी पूरी मेमोरी चली गई है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी डैमेज हो गए हैं, इसके लिए पुलिस उसकी आइडेंटिटी तक कंफर्म नहीं कर पा रही। कोई फैमिली रिलेटिव भी उसे अभी तक आइडेंटिफाई कर नहीं पाया है या फिर उसे ढूँढने नहीं आया है। डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में उसे गवर्नमेंट शेल्टर या फिर एनजीओ भेज दिया जाएगा, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। अपनी मेमोरी को याद करने के लिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाके अपना सर है ना दीवार पे पीट देती है, जिसके जिससे वो वापस से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वार्ड के जो पेशेंट्स होते हैं वो उसे बताते हैं कि जब वो बेहोश हो गई थी तब एक हैंडसम आदमी उसे देखने आया था। उनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड रहा होगा, लेकिन उसकी जगह एक बहुत ज़्यादा शैबी लुकिंग आदमी आता है। ऐसा प्रेजेंट करते हैं, हीन है, इसके बाल सिर्फ नीचे हैं और इसने थोड़ा सा मुंह छुगा लिया तो भाई शैबी लुकिंग हो गया ये। बंदा तो है ही नहीं है ना। उसका नाम है तेहा। तेहा बहुत ही शॉकिंग क्लेम करता है। वो कहता है कि वो दोनों है ना 2 साल से रिलेशनशिप में थे, जल्दी शादी करने वाले हैं, साथ रहते हैं और उसके साथ में जो उनसे है वो एक टैफ़ी शॉप में काम करती हैं और उसके साथ ही में वो खुद एक बॉक्सिंग कोच है। उनसे कोई यकीन ही नहीं होता तो वो कहती है कि कोई तो प्रूफ़ तो दिखाओ। तभी तेहा एक पोलारॉइड फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि उसके पास फ़िलहाल यही प्रूफ़ है। बाकी के प्रूफ़ उसके फ़ोन में थे और क्योंकि पिछले 2 हफ़्ते से उसे ढूँढने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसका फ़ोन है वो भी खो गया है और सारे फ़ोटोज़, सारे मेमोरीज़ उसके साथ ही चले गए हैं। फिर उनसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। तेया कहता है कि वो ऑर्फनेज में पली-बड़ी है और उसका कोई है ही नहीं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि अगर उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना टेहा पे तो वो वेट कर सकती है, उसे गवर्नमेंट फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। लेकिन उनसे फाइनली डिसाइड करती है कि वो टेहा के साथ ही चले जाएगी उसके घर पे। रास्ते में वो उसे बताता है कि उन्हें गुजिन में शिफ्ट हुए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो गाँव के लोग भी उसे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी से उसे इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं था। ये नए-नए थे और ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो ये किसी से बात नहीं करते थे। फिर वो उसे टॉफ़ी शॉप पे ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं काम करती थी और वहाँ पे उसे मिलाता है किम सांगवॉल से, जो वहाँ काम करती है और उनसे उससे सवाल-जवाब करना शुरू कर देती है, पर वो उसे बताता है कि ये नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है और साथ में ये बोल नहीं सकती, तो ये तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाएगी। उसके साथ में जो तेहा की दादी है वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। तेहा की दादी उससे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करती है और बिहेव करती है और उसे धक्के देकर अपने शॉप से बाहर निकाल देती है, पर उनसे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता कुछ। फिर जैसे हम लोग घर के पास पहुँचते तो घर में जो तेहा का कुत्ता है वो उस पे भौंकने लगता है, तो वो कहती है कि अगर ये कुत्ता हमारा है तो ये मुझ पे भौंक क्यों रहा है? तो तेहा कहता है कि ये हमारा कुत्ता नहीं है, ये बस यहाँ पे घूमता रहता है। इस टाउन में बहुत कॉमन है कि उन्हें जैसे भी कहीं भी उसे डॉग हाउस दिख गया तो डॉग हाउस में जाके सो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद जैसे वो घर में जाती है ना तो वो देखती है कि हम लोग यहाँ पे सोते कहाँ थे, तो वो पॉइंट करता है 2 अलग-अलग रूम की तरफ। तो वो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है, अगर हम दोनों एंगेज थे तो हम लोग अलग-अलग रूम में क्यों सोते थे? तो तेहा तभी एक बहाना बना देता है, कहता है कि नहीं हम सोते तो एक ही रूम में थे, पर क्योंकि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया है, तो हो सकता है कि तुम कंफर्टेबल फ़ील ना करो, इसके लिए मैंने दोनों रूम्स अलग कर दिए हैं। फिर उनसे उससे पूछती है कि दोनों पहली बार मिले कैसे थे? तो यह एक फ़नी स्टोरी बनाता है और कहता है कि जंगल में एक बार है ना, एक जो फ्रॉग होता है वो उसके ऊपर कूद रहा था और तभी तेया ने उसे बचाया था। उसके बाद से जो उनसे है वो उस पे फ़िदा हो गई थी और उसका पीछा करती थी और हमेशा उसका से ज़िद करती रहती थी उसके साथ बाहर जाने का। और ऑब्वियसली उनसे जैसे ये स्टोरी सुनती है तो उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेया को वो अपने दोस्त और बॉक्सिंग कोच होंग दो-योप से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उनसे है ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रही है। और फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनसे का जो असली नाम है वो गोजी वॉन है और वो एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की प्रोसिक्यूटर है। वो सीक्रेटली एक बड़े करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू एक इवेंट अटेंड करती हैं जहाँ उसकी नज़र पड़ती है एक पावरफुल बिजनेसमैन पे, जिसका नाम है बेक सांगिल, और उसके साथ मौजूद होता है उस टाउन का मेयर मिस्टर जू। पार्टी के बाद है ना जीवन उनका पीछा करना शुरू कर देती है और उसका जो घड़ी होता है उसमें इल्लीगल माइक्रोफ़ोन लगा होता है और साथ ही में कैमरा मौजूद होता है। तो वो अपना घड़ी वहाँ पे ड्रॉप कर देती है और घड़ी में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है, उनका कन्वर्सेशन और साथ में वो किस चीज़ पे डील कर रहे हैं वो सब कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका होता है। फिर जैसे हम लोग डील करके वहाँ से निकलते हैं, जब सब कुछ खाली हो जाता है, तब वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए निकलती है, पर जो सांगिल है, वो उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि अगर आपको कुछ खातिरदारी करवानी है, तो आप करवा सकते हो। तो वो बेसिकली उसे ब्राइब करने की कोशिश करता है, पर वो मानती नहीं है। फिर उसके गुंडे आते हैं और सबसे पहले ना उसका कार तोड़ देते हैं, पर उनसे वहाँ से भाग जाती है और भागते वक़्त जो उसकी घड़ी है, वो नीचे गिर जाती है, पर उसके गुंडे इवेंचुअली उसे पकड़ लेते हैं। और इसी बीच में हम देखते हैं कि जो तेहा है वो
टोक्यो से वापस आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो सांगिल के लिए ही काम करता था। वो उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन का मेंबर था। तो उसने बेसिकली जितना भी गैंग्स है ना वो लीगल नहीं होते थे, तो वो गैंग्स को उसने ना एक लीगल कंपनी को बनाने में मदद किया। सारे जो इल्लीगल चीज़ें थे वो ऑन पेपर होने लग गए। अभी भी इल्लीगल है बट थोड़ा लीगल रूट इन लोग ने अपनाया है जिससे पुलिस भी इनसे भिड़ नहीं सकती। तो सांगिल उसे बुलाता है और पर तेया कहता है कि वो इस क्राइम की दुनिया को छोड़ने वाला है। तो वो कहता है ठीक है तुम इसे जग दुनिया को छोड़ सकते हो, बस तुम्हें ना एक जन को ठिकाने लगाना है। और फिर वो उसे भेज देता है और जैसे ही जाके वो लाश को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो जीवन है। फिर हमें पता चलता है कि तेया एक्चुअली में जीवन से ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि अब उनसे बन चुकी है, जिसे वो उनसे का टाइटल उसने दे दिया है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में उसकी फर्स्ट लव है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो इसकी जान बचा लेगा। वो कहता है कि सांगिल ने उसे कहा है कि इस लाश को वो अकेले ठिकाने लगाएगा, तो सबको घर भेज देता है और फिर बाद में कोच को है ना फ़ोन करता है और बुलाता है। कोच है ना जीवन को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। तेया है ना खाली कार को जला देता है और वो जलते हुए कार का वीडियो भेज देता है सांगिल को। सांगिल समझ जाता है कि जीवन अब मर चुकी है और फिर वो तेया को परमिशन दे देता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि जीवन को जो टेम्पररी एमनेशिया है वो हो गया है। ते और कोच डिसाइड करते हैं कि वो उसे गुजिन ले जाएंगे क्योंकि गुजिन में ही वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रहेगी। और अगर सांगिल को पता चल गया कि वो ज़िंदा है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट में और कोच कहता है तेया से कि जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती ना तभी तक तुम उसे अपना फियांसे बनाकर ही प्रोटेक्ट करना, और जब वो ठीक हो जाए ना तब उसे जापान भेज देना। जापान में वो सेफ़ रहेगी। पर उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही कोच से बात करके तिया घर वापस जाता है तो उनसे ना अपने हाथ में ना एक तोड़ पकड़ के रखा होता है, एक छोटा सा फ्रॉक पकड़ के रहता है और कहते हैं कि देखो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो फिर तिया कहता है कि हो सकता है कि जो तुम्हारे सर में चोट लगा है ना उसने तुम्हारी मेमोरीज के साथ में तुम्हारे डर को भी ऑल्टर कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें डर नहीं लग रहा। पर वो बिल्कुल नहीं मानती हो, कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मेमोरीज गए कहाँ पे, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा झूठ बोल क्यों रहे हो। और उसके बाद में वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो उसे पकड़ती है और फिर बाद में वो उसे किस कर लेती है और उसके जैसे जो उसका हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और वो कहती है कि देखो देखो तुम झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, अगर हम ऑलरेडी कपल थे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इसी अनएक्सपेक्टेड किस के साथ में जो एपिसोड नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाता है।